तो आरसीसी में हम बात कर रहे थे अभी। क्वेश्चन नंबर 21 कि व्हेन ऑफ द फॉलोइंग्स इज द डिलीक्वियस मटेरियल इन द एग्रीगेट, निम्न में कौन से मिलावे में हानिकारक सामग्री है? तो सभी में हानिकारक सामग्री है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 था। कंक्रीट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हानिकारक पदार्थों की कुल मात्रा भार अनुसार 5% अधिक नहीं होनी चाहिए। हानिकारक पदार्थ सीमेंट की जलयोजन की क्रिया में बाधा डालते हैं और ऐसे मिलावे जिसमें घुलनशील अशुद्धियाँ हों प्रयोग से पहले धो लेनी चाहिए। तो 5% तो अशुद्धियाँ हम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। अब आता है कि यहाँ पे ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब आता है हमारा कंक्रीट के अवमंदन सामर्थ्य को किस रूप में निर्धारित किया जाता है? फ्लैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड। फ्लैक्चर स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रैप्चर, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका आंसर सही है डी, बी, मॉडुलस ऑफ रैप्चर। इन्होंने कहा है कि किसी कंक्रीट का अनमन समर्थ कंक्रीट के टूटन मापांक का भंग गुणांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। कंक्रीट का अनमन समर्थ कंक्रीट के तनन सामर्थ्य को भी मापता है। कंक्रीट का अनमन समर्थ 0.7 √FC के होता है, जहाँ FC के कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य को भंग गुणांक संपीड़न जांच मशीन पर इतना किया जाता है। कंक्रीट का तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का 10% होता है। कंक्रीट का तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का 10% होता है। ठीक है। कंक्रीट में मिलावे और अधिकतम कंक्रीट अवयव की मोटाई 1/2 से 2/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट का अनमन समर्थ मशीन द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक लिंटर पर लोड समान रूप से माना जाता है यदि इसके ऊपर स्थित चिनाई की ऊंचाई इस ऊंचाई पर है। 1.25 टाइम्स द इफेक्टिव स्पान, प्रभावी अवधि का 1.5 गुना। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार सामान्य जोखिम के लिए संकेतिक कंक्रीट आवरण एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर। क्वेश्चन नंबर हम 25 देख रहे हैं। नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सप्रोस शुड नॉट बी लेस देन। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार सामान्य जोखिम के लिए संकेतिक कंक्रीट आवरण 30 mm से कम नहीं होना चाहिए। 30 mm से कम नहीं होना चाहिए। इन्होंने भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार सामान्य जोखिम के लिए संकेतिक कंक्रीट आवरण 30 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार सामान्य जोखिम के लिए नमन कंक्रीट आवरण 30 mm से कम नहीं होना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में कंक्रीट आवरण की न्यूनतम मोटाई छत के लिए 15, तो कंक्रीट जो कवर लेते हैं हम छत यानी कि स्लेब के लिए 15, बीम के लिए 25 और कॉलम के लिए 40 दिया जाता है। तो हम जब भी लेते हैं तो जो कवर लेते हैं 30 से कम नहीं लेना चाहिए उन्होंने बोला, बट हम क्या लेते हैं स्लेब के लिए, स्लेब के लिए जो लेते हैं हम वो लेते हैं 15, बीम के लिए हम लेते हैं 25 और कॉलम के लिए लेते हैं हम 40। तो नींव में न्यूनतम कवर 50 mm होना चाहिए। तो फाउंडेशन के लिए कितना लेते हैं 50, रिटेनिंग बॉल में स्टेम पर 50 तथा आधार स्लेब पर जो नींव मृदा तथा नमी के संपर्क में रहती है पर आवरण 70 mm तक रखा जाता है। तो रिटेनिंग बॉल में जो स्टेम ऊपरी भाग होता है तो स्टेम के लेते हैं 50 और निचले वाले सिरे पर हम लेते हैं 70। कंक्रीट स्ट्रक्चर में
जो कवर की मोटाई 75 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर में कवर की मोटाई 75 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। द एजम्पशन, देखो इस वाले पॉइंट से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपके 4-5 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। द एजम्पशन मेड इन द थ्योरी ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज देट, शुद्धिकरण सीमेंट कंक्रीट बीम के सिद्धांत में यह धारणा की गई है। शुद्धिकरण सीमेंट कंक्रीट बीम के सिद्धांत में यह धारणा की गई है कि सभी तन्य प्रतिबल को केवल स्टील शुद्धिकरण द्वारा लिया जाता है। सारे ऑप्शन सही हैं इसके। चलिए, द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू, प्रबलित कंक्रीट के लाभ इसके कारण होता है। तो इसका लाभ क्या है? सबसे पहली बात क्या है? प्रबलित मोनोलाइटिक कैरेक्टर, यानी कि अखंड चरित्र है। मोनोलाइटिक कैरेक्टर्स, फायर रेसिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी, अखंड चरित्र है इसका। और आग प्रतिरोध और स्थायित्व, इकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, कम रख रखाव लागत और कारण अर्थव्यवस्था। जब सादक सीमेंट कंक्रीट में उचित मात्रा में प्रबल इस्पात दिया जाता है तो इसमें खंड की सामर्थ्य और गुणों में व्यापक सुधार आता है, इसके साथ साथ संरचना की सुरक्षिता, सेवा योग्यता, स्थायित्व आदि गुणों में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के कुछ मुख्य गुण निम्न। तो प्रबलित जो सीमेंट कंक्रीट है, हमारी सीमेंट जो आरसीसी स्ट्रक्चर है, एक तो वो हमारा फायर प्रूफ और स्थायित्व बढ़ाता है, बहुत अधिक आयु और उत्तम उसका हमारा सेक्शन होता है। इसकी मेंटेनेंस लागत लगभग बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 28 सही कथन बोला है इसको अब नहीं पढ़ेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इन्होंने दे रखा कि एम 200 कंक्रीट गेट का अनुपात संपीड़न सामर्थ्य 200 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये कुछ हमारे इसको पढ़ लेते हैं, जो हमारा मेन पार्ट है इसमें कि आरसीसी संरचनाओं में प्रयुक्त स्मृत इस्पात किसके अनुरूप होता है? IS 432। किसी द्रव्य का कार्यकारी प्रचल होता है प्रभाव। कंक्रीट की वास्तविक संरचना में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य की जाती है 0.67 FC के। कार्यकारी प्रतिबल अभिकल्पन विधि में अभिकल्पन होता है उपयुक्त सुरक्षांक के साथ लक्षणात्मक भार। समुद्री जल में पूर्ण रूपेण डूबे हुए प्रतिबल सीमेंट कंक्रीट अवयवों में आंतरिक आवरण की मोटाई होती है 40। आरसीसी निर्माण के लिए मोटे समुच्चय का अधिकतम आकार होता है 20 mm। अब आता है प्रबलित कंक्रीट खंडों की कर्तन तथा अभिलोक सामर्थ्य, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन। और लिखा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न सही कथन का चुनाव कीजिए। ये कह रहे हैं कि द बेंड अप बार एट द सपोर्ट रेसिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग, अक्षय पर बेंड अप क्षण ऋणात्मक बेंडिंग मोमेंट बल का प्रतिरोध करते हैं। The bent of bars at the support resist the shearing force. The bending bar the support is the generally at 45 degree. आलम्बों के पास न छोड़कर 45 पर ऊपर की ओर मुड़ जाता है, जो आलम्ब पर ऋणात्मक बंकन अभू और अपरूपण बल का प्रतिरोध करता है। आलम्बों के निकट बंकन का मान न्यूनतम अथवा शून्य हो जाता है, कर्तन बल अधिकतम होता है। धरन के मध्य भाग में नमूना गुण का मान अधिकतम होगा और कर्तन बल का मान न्यूनतम होगा। शुद्ध आलम्ब
बीम में स्पान 7 मीटर की दूरी पर आधी छोड़ों पर 45 ऊपर की ओर मुड़ जाता है। कंक्रीट बीम में कर्तन परिबल ऊर्ध्वाधर छल्लों के रूप में या लत छड़ों के रूप में दोनों को संयुक्त रूप में दिया जाता है। दो ऊर्ध्वाधर छल्लों की आपसी दूरी अंतराल या पिच कहलाती है। तो डीप बीम्स आर डिज़ाइन डीप बीम, इसका आंसर दिया बोथ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन। डीप बीम जो हम डिज़ाइन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि डीप बीम आर डिज़ाइनेड, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों के लिए करते हैं। गहरी बीम का जो डिज़ाइन कराया था वो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों के लिए करता है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। सामान्यतः बीम की गहराई मोटे तौर पर उसकी चौड़ाई का 1.5 से 2 गुना ले जाता है। सामान्यतः बीम की जो गहराई है उसकी चौड़ाई का 1.5 से 2 गुना लिया जाता है। बीम जो होता है हमारा चौड़ाई से 1.5 से 2 गुना होता है। और एक समान आयताकार बीम का कर्तन पृथ्वी वाला एक परवलयाकार होता है। परिवलित कंक्रीट नींव के लिए उसके आधार नमी और उस पर लगने वाले दाब का वितरण रेखीय होता है। सभी कॉलम को एक न्यूनतम उत्केंद्रता के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। The length of the straight portion of a bar by not the end of the hook should be at last. हुक के अंत से परे एक बार के सीधे हिस्से की लंबाई कम से कम इतनी होनी चाहिए 4 times the diameter, व्यास का 4 गुना। ये लिख रहे हैं कि हुक के अंत से परे एक बार के सीधे हिस्से की लंबाई कम से कम इतनी होनी चाहिए व्यास का 4 गुना। उन्होंने लिखा है कि हुक के सिरे पर किसी छड़ के सीधे अंश की लंबाई कम से कम छड़ के व्यास का 4 गुना होनी चाहिए। जब किसी तनन छड़ की आवश्यक विकास लंबाई उपलब्ध नहीं होती है तो इस छड़ के लिए इसके सिरे पर हुक दिया जाता है और इसके भीतर की ओर मोड़ा जाता है। साधारण सभी भारतीय मानक IS 2502 के अनुरूप दिए जाते हैं। जब छड़ को 45 डिग्री पर मोड़ा जाता है तो स्थिरांक का मान 4 फाई लिया जाता है। देखो ये सिंपल सी बताता हूँ कि जब हम 45 पे मोड़ते हैं तो 4 फाई, जब हम 90 डिग्री पे मोड़ते हैं तो 8 फाई, जब हम 135 डिग्री पे मोड़ते हैं तो 12 फाई, और जब हम उसको 180 पे मोड़ते हैं तो 16 फाई, और जब हम यू शेप में मोड़ते हैं तब भी हमारा 16 फाई। तो ये दे रखा है इसने कि प्रबलन छड़ों का जो एनक्रोच का मान छड़ सिरे पर मानक हुक या मानक मोड़ प्राप्त होता है। टोर छड़ों की अभिलंब सामर्थ्य अधिक होती है। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन। ये भी एक अलग क्वेश्चन है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। विकर्ण तनाव का विरोध करने के लिए उचित रूप से मोड़ा हुआ और हुक बनाया हुआ बार निम्न के चित्र में किस में दर्शाया जाता है? तो बी का मतलब है दूसरा। हमने क्या बोला? विकर्ण। ये फिगर दे रखी है हमारे पास 3। कह रहे हैं कि विकर्ण तनाव, तो विकर्ण का मतलब डायगोनल जा रहा है, वो डायगोनल तो इसके अंदर सभी नंबर ही जा रहा है। ठीक है। ओहो, हम जानते हैं कि खंड में ऊर्ध्वाधर कर्तन बल
के साथ हमेशा पूरक के रूप में क्षैतिज कर्तन बल उपजता है और दोनों के परिणाम के रूप में बीम विकर्ण तनन बल तथा विकर्ण संपीड़न बल उपजते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि बीम का पदार्थ तनन में कमज़ोर होता है और प्रबलित कंक्रीट धरने की विकर्ण तनन के कारण ही विफल होने की संभावना रहती है। धरनों की विकर्ण तनन की पीड़ित सुरक्षित रखने के लिए इसमें नत छड़ यूज़ किया जाता है। इसमें फिगर हमारी कोई सी भी क्लियर नहीं हुई, कोई नहीं आ गई। एक हुक बनाने के लिए एक बार को मोड़ने के लिए इसकी त्रिज्या इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन क्या नंबर 14 में, तो ट्विस्ट द डायमीटर, व्यास का दुगना। एक हुक बनाने के लिए एक बार को मोड़ने के लिए इसकी त्रिज्या इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसकी त्रिज्या जो हमारी है व्यास की दुगने से, एक हुक बनाने के लिए एक बार को मोड़ने के लिए इसकी त्रिज्या बार के व्यास का दुगने से कम नहीं होनी चाहिए, बार के व्यास के दुगने से। अब जाहिर सी बात है हमारे पास कोई बार है इस तरीके की, अब इसको हमें मोड़ना यूँ करके। तो एक हुक बनाने के लिए एक बार को मोड़ने के लिए इसकी त्रिज्या इससे कम नहीं चाहिए, इसके व्यास के दुगने से कम नहीं होनी चाहिए। 180 हुक के लिए सड़ का मान 16 फाई और 135 के लिए 12 फाई और 90 के मोड़ के लिए 8 फाई लिया था। जो मैंने बताया इसमें हमारे 3 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने दिया है कि द करेक्ट हुक फॉर द मिड स्टील एनफोर्समेंट बार द अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन इज शो इन द विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। कुछ निर्देशों के अनुसार सौम्य स्टील शुद्धिकरण बार के लिए सही हुक निम्न चित्रों में से किस में दिखाया गया है। ए, निर्देशों के अनुसार मृदु इस्पात प्रबंध छड़ के लिए सही हुक ए दिखाया गया। जो जिसका व्यास फाई का अंतिम वो सीधी लंबाई 4 फाई है। मुड़े भाग की लंबाई जहाँ फाई मोड़ के छड़ का व्यास है। तो क्या बोला है इसने, इसका आंसर दिया है उन्होंने ए का मतलब 4D। ठीक, इसी तरीके से हमारा विगत ऑफलाइन परीक्षा में पूछे गए कुछ संग्रह देकर रखे हैं जो हमको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चन बताए और इन सभी में से कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे जिसमें एक क्वेश्चन मतलब कई सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर का बहुत वेरी मोस्ट सेशन था। तो अभी हम आगे भी कुछ लेक्चर ऐसे लेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हैं, कुछ हायर लेवल के भी हैं। तो जो इसमें टफ लग रहे हैं आप भले उसको स्टडी ना करें और इन फ्यूचर किसी कंपटीशन के लिए आप इनको रेडी कर सकते हैं। तो बहरहाल जो कुछ क्वेश्चन हमारे सिंपल हैं आप उन्हीं को बार बार दोहराइए, रिवाइज कीजिए ताकि हम एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में मोस्टली जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर हमारा आएगा हम अच्छी तरीके से उसका आंसर दे सकें। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिए थे। जो आपको इसमें क्वेश्चन बेहतर लगते हैं उनमें उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से एक नोटबुक पर नोट कर लें ताकि इन फ्यूचर हमारे वो काम आए। और एट प्रेजेंट टाइम में भी मैं समझता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमारे इससे आए। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ से शुरू किए थे जो इस वाले चैप्टर को हमने रेडी किया था कि शियर एंड बोन स्टेज ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही।